हाय एवरीवन, वेलकम टू श्वेता आईएएस एकेडमी। आज हम स्पेक्ट्रम का जो थर्ड लेसन चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम हमारा पार्ट सेकंड है, उसको हम कवर करेंगे। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था वास्को डी गामा के बारे में कि वास्को डी गामा हमारे इंडिया आए थे, फिर उन्होंने किस हिसाब से कैलीकट को कैप्चर कर लिया, ये हमने पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट गवर्नर हमारे इंडिया में आए थे, यानी नेक्स्ट पोर्तुगी हमारे इंडिया में जो आए थे वो थे फ्रांसिस्को दी अल्मेदा। तो हुआ क्या था कि 1505 में जो किंग थे पुर्तगाल के, उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया था। उन्होंने अपने गवर्नर से कहा था कि तुम 3 सालों के लिए इंडिया जाओ और वहाँ पे देखो कि वहाँ पे हमारा बिजनेस को सेट हो सकता है और वहाँ पे नए नए ट्रेड सेंटर सेट करो और थोड़ा पोर्तुगीज़ इंटरेस्ट के बारे में भी जानो। तो जो गवर्नमेंट अपॉइंट किया था वो उन गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेदा। तो इसको हम शॉर्ट में अल्मेदा कहेंगे आगे। तो हुआ क्या था कि अल्मेदा ने सबसे पहले इंडिया में आके मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। तो इसके लिए उन्होंने एन ओरमोज़ और मलक्का को सीज़ कर लिया था, यानी कैप्चर कर लिया था। अच्छा, मुस्लिम ट्रेड को क्यों डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी? क्योंकि इनके कंपटीशन में अरब्स यानी मुस्लिम ही थे, जो मतलब कि इनके कॉम्पिटिटर मुस्लिम ही थे, यानी अरब्स ट्रेड ही थे। ये कट्टर दुश्मन थे इन्होंने इनकी वजह से ही तो पोर्तुगीज़ जो है वो अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे थे। तो इनका इंडिया में हर जगह कैप्चर था। अब पोर्तुगीज़ इस पे आ गए थे कि जहाँ जहाँ इनका कैप्चर है वहाँ वहाँ इन कैप्चर को हटाना है, स्पेशली सी रूट के कैप्चर से, क्योंकि सी रूट ऐसा रूट था जिससे जो पोर्तुगीज़ है वो आसानी से इंडिया आ सकते थे, बिकॉज वो शॉर्टकट रास्ता था। तो अल्मेदा ने एन ओरमोज़ और मलक्का को सीज़ करने के बाद फिर उन्हें एडवाइस दिया गया था कि वो अजडीवा, कोचिन, कैनरा और किलवा को किलाबंदी कर लें। ठीक है, इनको कैप्चर करने के बाद इसमें किलाबंदी कर लिया था। उसके बाद क्या था कि अल्मीदा चाहते थे कि अब वो इजिप्ट में भी अपना डोमिनेशन करे। तो इसके लिए उन्होंने ज़ैमरिन की हेल्प करनी चाहिए, मतलब हेल्प मांगना चाहा, सॉरी। उन्होंने सोचा कि ज़ैमरिन से के साथ मिलकर इजिप्ट को हम डोमिनेट करेंगे, लेकिन ज़ैमरिन ने इस चीज़ से मना कर दिया था, अपोजिशन में हो गए थे। जो इजिप्ट के जो सुल्तान थे ममलूक, उससे अब अल्मीदा को बहुत ख़तरा हो गया था। और उसके लिए उसके बाद जो हमारा जो रेड सी था, रेड सी से जो शॉर्टकट रास्ता जाता था पोर्तुगीज़ के लिए इनटू इंडिया, तो अब क्या था, अब जो पोर्तुगीज़ है वो रेड सी में डोमिनेशन करना चाहते थे, लेकिन अब वो इजिप्शियन जो है वो इसके ख़िलाफ़, पोर्तुगीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, हम रेड सी रूट आपको नहीं देंगे, आपका डोमिनेशन नहीं करेंगे। तो वो पोर्तुगीज़ को स्टॉप कर रहे थे। तो अब पोर्तुगीज़ का एम हो गया था कि जितने भी सी रूट्स है उनको अपने अंडर में लेना है। तो इसके लिए अब पोर्तुगीज़ को आइडिया हो गया था कि अब उन्हें बैटल लड़नी पड़ेगी। तो 1507 में पोर्तुगीज़ ने बैटल किया और बैटल हुई पोर्तुगीज़, इजिप्शियन, गुजरात नेवीज़ के बीच में। यानी एक तरफ पोर्तुगीज़ है अकेला और एक तरफ इजिप्शियन और गुजरात नेवीज़ है। ये दोनों के बीच में बैटल हुई और बैटल ऑफ दिऊ में। अब जब बैटल हुई तो इसमें ना पोर्तुगीज़ हार गया, यानी अल्मेडा हार गया। और अल्मेडा हारा तो सही, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो बेटा है वो भी मारा गया। उसके बाद इस बात से अल्मेदा को बहुत दुख हुआ कि मतलब उसे शॉक लग गया, क्योंकि उसका लड़का मारा गया था। तो नेक्स्ट ईयर वो फिर से आया, पूरी तैयारी के साथ आया, और इस बार उसने दोनों नेवीज़, यानी हमारे इजिप्ट नेवीज़ और गुजरात नेवीज़, ये दोनों नेवीज़ को इसने क्रश कर दिया पूरी तरह, मतलब कि हरा दिया।
अब अल्मेडा का विज़न हो गया था कि इंडियन ओशियन में पोर्तुगीज़ को मास्टर बनाना है। तो उसने इसके लिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिस पॉलिसी का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू वो आगे बढ़ता गया और अपनी डोमिनेशन पावर इंडिया में लगाता गया। नेक्स्ट जो हमारे पोर्तुगी आए थे वो थे अल्फोंसो दी एल्बुकर्की। अल्फोंसो दी एल्बुकर्की नेक्स्ट पोर्तुगी थे। जो एल्बुकर्की थे ये इम्पोर्टेंट गवर्नर इनको माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नर के साथ साथ इन्होंने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स भी किए थे, अच्छी अच्छी चीज़ें की थी, इसलिए इन्हें एक अच्छा रिफॉर्मर भी माना जाता है। तो ये अल्मेडा के बाद आए थे और इनकी भी जो पोजीशन थी वो थी पोर्तुगीज़ गवर्नर के तौर पे ये इंडिया में आए थे। एंड जो ये पोर्तुगीज़ पावर, जो ईस्ट में जो पोर्तुगीज़ पावर थे उसके ये रियल फाउंडर थे। यानी इस लाइन का कहने का मतलब ये है, पोर्तुगीज़ की पावर को बढ़ाने के लिए जो पोर्तुगीज़ की पावर बढ़ी है वो सिर्फ इनकी वजह से बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें करी थी। अपना टास्क इन्होंने अपनी डेथ से पहले पूरा कर लिया था। तो जो इंडियन ओशन था हमारा, तो इंडियन ओशन को भी इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से इन्होंने कंट्रोल किया और इस हिसाब से इन्होंने अपना पुर्तगाल भी सिक्योर कर लिया। और जो सी की एंट्रेंसेस थी यानी एंट्री थी उसमें भी ये ओवरलुक करते रहते थे। और जो ओरमुज़, मालाबार और मलक्का जो है उसको भी इन्होंने जीत के और इसमें खूब अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया था, यानी इसको भी इन्होंने सीज कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि एल्बुकर्की ने एक परमिट सिस्टम निकाला था। परमिट सिस्टम में होता ये था, उन्होंने ये कहा था कि जो भी मेजर शिप्स जो है बिना उनके परमिशन के अंदर नहीं आएंगी, यानी सी में नहीं आएंगी। तो पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, जब ये परमिट करते थे तब वो शिप्स अंदर जा सकती थी। और जो दूसरी अदर कंट्रीज़ की यानी पोर्तुगीज़ के अलावा जो अदर कंट्रीज़ की वो शिप है वो नहीं मतलब नहीं आ सकती, उनका एंट्रेंस बंद था। जो रेड सी और गल्फ रीजन में टिम्बर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, टिम्बर मतलब लकड़ियों की कमी थी, और उस समय पोर्तुगीज़ जो हैं वो शिप बिल्डिंग में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो पोर्तुगीज़ जो हैं वो शिप बिल्डिंग में अच्छे होने लगे थे। एल्बुकर्की ने 1510 में जो मिर्ज़ापुर ऑफ सुल्तान को हरा के गोवा अपने अंडर में कैप्चर कर लिया था। गोवा जो है अब वो जीत चुके हैं 1510 में, सुल्तान ऑफ मिर्ज़ापुर को हरा के अब गोवा उन्होंने कैप्चर कर लिया है। और जो प्रिंसिपल पोर्ट थे मिर्ज़ापुर ऑफ सुल्तान के जो भी प्रिंसिपल पोर्ट है वो भी अपने अंडर में कर लिया। अब ये पहली बार था, ये फर्स्ट टाइम था जब इंडियन ट्रेजरी में पहली बार था जब पोर्तुगीज़ ने अपने आप को पूरा सेट कर लिया। जो पूरी इंडियन ट्रेजरी है, इंडिया ओशियन और इंडिया पूरी ट्रेजरी है वो अपने अंडर कर लिया। अब ये पहली बार था यूरोपियंस के लिए। एल्बुकर्की ने जो रिफॉर्म्स किया था, एक बहुत अच्छा रिफॉर्म्स किया था, वो था एबोलिशन ऑफ सती, यानी सती प्रथा जो होती थी। सती प्रथा में क्या होती थी, जब किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसी हस्बैंड की बॉडी के साथ उसकी जो वाइफ होती थी उस वाइफ की बॉडी जिंदा उसे जला दिया जाता था। तो वाइफ को भी मतलब कि ज़िंदा जला दिया जाता था पति की बॉडी के साथ, वो सती प्रथा होती थी। तो एल्बुकर्की ने ये सती प्रथा को हटाया और जो एबोलिश किया इसका, और जो ये कहा गया था, और जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने एक इंडिया में एक अपना अच्छा मतलब कि
अपने एक अच्छी इमेज बना ली थी। तो पोर्तुगीज़ अब धीरे धीरे उसमें छा रहे थे पूरे इंडिया में। और पोर्तुगीज़ को ये एडवाइस दिया गया था कि अगर इंडिया में अपना सिक्का जमाना है, क्योंकि इंडिया में बहुत रिसोर्सेस होते थे। अब पोर्तुगीज़ को अपने देश के वजह इंडिया में अच्छा लगने लगा, क्योंकि इंडिया से उन्हें बहुत अच्छे रिवेन्यूज़ मिल रहे थे, बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम यहीं यहीं के होके रह जाए। तो पोर्तुगीज़ को ये एडवाइस किया गया था कि अगर इंडिया में ही आपको रहना है तो वहाँ की ही महिलाओं से आप शादी कर ले। तो ये एक एडवांटेज उनको दिया गया, लेने की मतलब कि एडवाइस दिया गया था कि आप लोकल वाइफ्स के थ्रू ही आप इंडिया में रह सकते हैं और वहाँ पे आप रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। पोर्तुगीज़ ने गोवा पहले ही जीत चुके थे, अब नॉर्थ में भी उनका सिक्का जम रहा था। नॉर्थ में भी वो अब नॉर्थ को जीत के वहाँ पे अपने प्रोविजंस बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने आप को विलेज लैंडलॉर्ड की तरह इस्टेब्लिश कर लिया था। वो विलेज लैंडलॉर्ड भी बन रहे थे और उन्होंने नए नए रोड्स, इरिगेशन वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर लिया, नई क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस कर ली। नई क्रॉप जो एल्बुकर्क ने इंट्रोड्यूस की थी वो थी टोबैको, कैशू नट्स यानी काजू एंड बेटर प्लांटेशन वैरायटी ऑफ कोकोनट्स, यानी कोकोनट की जो बेटर वैरायटी की बीज होते थे, प्लांट्स होते थे, उनको भी इंट्रोड्यूस किया था, जिससे जिससे वो कोर रिंगिन और कॉर्डेज बनाते थे। मतलब कोर रीडिंग कॉर्डेज का मतलब ये है कि जो नारियल होता है कोकोनट, उसके ऊपर जो रेशे होते हैं, बड़े बड़े आपने रेशे देखे होंगे, तो उस रेशों से चीज़ें बनती, जैसे हैट बन गया, आपका मैट बन गया। तो उसका भी अब वो बिज़नेस चला रहे थे, क्योंकि पोर्तुगीज़ ने इंडिया से हैंडक्राफ्ट का भी काम अच्छे से सीख लिया था। तो अब वो इस बिज़नेस में भी आ गए थे। तो अब वो धीरे धीरे हर जगह फैल रहे थे। जो सिटीज़ थी जैसे कि गोवा, कोचिंग, इन सिटीज़ में उन्होंने अपने आर्टिशियंस, मतलब पहले इंडिया से इन्होंने हैंडक्राफ्ट सीख के अब उनके आर्टिशियंस भी इस्टेब्लिश हो रहे थे। अब मास्टर क्राफ्टमैन वो हो रहे थे और उनके ट्रेडर्स भी अब पूरे इंडिया में फैल रहे थे। तो अब उन्हें क्या, अब वो इंडिया को एक अलग देश नहीं समझते थे। अब उनको इंडिया अपने देश से ज़्यादा इंडिया अच्छा लगने लगा और वो इंडिया में एक कहते हैं ना, उनको घर जैसा फील होने लगा। अब वो इंडिया में एकदम मतलब कि अच्छे से रहने लगे थे। एल्बुकर्क के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आए थे वो थे नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा ये नेक्स्ट गवर्नर थे। ये भी पोर्तुगीज़ के गवर्नर थे। इनको भी इंडिया में भेजा गया था और ये आए थे 1529 में। ये इंडिया आए थे नवंबर 1529 में। तो ऑलमोस्ट एक साल बाद ये आए थे और इनका जो पोर्तुगीज़ का जो हेडक्वार्टर था अब वो शिफ्ट हो गया था। अब वो कोचीन से गोवा में चला गया था, यानी पहले कोचीन में था, अब गोवा में चला गया था। हुआ क्या था, जो गुजरात के बहादुर शाह थे उनके और जो मुग़ल एम्पायर के हुमायूं थे, यानी बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में एक बैटल चल रही थी, लड़ाई हो रही थी। तो बहादुर शाह ने पोर्तुगीज़ से कुछ हेल्प मांगी थी हुमायूं को मज़ा चखाने के लिए। तो उनसे हेल्प मांगी थी। तो 1534 में क्या हुआ था, पोर्तुगीज़ ने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें बेसिन में जो आइसलैंड था, ये बहुत इम्पोर्टेंट आइसलैंड था, तो इस आइलैंड को हमें आप दीजिए। तो 1534 में बेसिन ऑफ आइलैंड इन्हें दिया गया। बहादुर शाह ने इन्हें दे दिया था ये आइलैंड और उससे ये अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे थे। तो अब पोर्तुगीज़ के पास दीव तो हो ही गया था, है ना, दीव तो उन्होंने जीत लिया था। अब बेसिन आइलैंड भी हो गया था, तो वो तो अपना अच्छा खासा रेवेन्यू कमाने लगे थे। लेकिन हुआ क्या, 1536 में हुमायूं जो है वो गुजरात से चले जाते हैं। अब यहाँ पे बहादुर शाह को लगता है
कि अब ये तो चलेगा, अब तो कोई लड़ाई के लिए रहा नहीं। और इन्हीं से लड़ाई लड़ने के लिए जो है बहादुर शाह ने आइलैंड दिया था। तो अब पोर्तुगीज़ के साथ अब बहादुर शाह के रिलेशन कुछ ख़राब होने लगते, क्योंकि अब इधर बहादुर शाह जो है वो बेसन आइलैंड अपना दोबारा पाना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि अब सिटी में मतलब अब जो है आपस में लड़ रहे हैं लोग, ठीक है, बट पोर्तुगीज़ के साथ लोग लड़ रहे हैं बंटवारे को लेके, चीज़ों को लेके। टाउन में अब वो स्टार्ट हो रही है फाइटिंग। और अब बहादुर शाह कहते हैं कि अब रोज़ रोज़ की लड़ाई से तो अच्छा है हम जो है वो दो हिस्सा कर दे, ठीक है, तो हम इंडिया का दो हिस्सा कर दे, एक वॉल बना दे, और उस तरफ आप रहे, इस तरफ आप रहे। तो पोर्तुगीज़ जो है इस चीज़ का अपोजिशन करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम तुम नहीं लड़ेंगे, और आपस में हम नेगोशिएट करें। तो पोर्तुगीज़ नेगोशिएशन कर लेते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं फिर से। लेकिन यहाँ पे जो पोर्तुगीज़ हैं वो धोखा देते हैं बहादुर शाह को, ये पीठ पे छुरा छुरा भोंकते हैं, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि अब वो क्या करते हैं, गुजरात के जो रूलर होते हैं वो अपने पोर्तुगीज़ शिप में उन्हें इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, और 1537 में उन्हें बुला के अपने ही शिप में उन्हें मार डालते हैं। तो अब पोर्तुगीज़ के फ्रंट में अब कोई नहीं रहा। तो अब पोर्तुगीज़ जो है बंगाल में भी छा जाते हैं, बंगाल में भी वो अपने आप को सेटल कर लेते हैं। और इस तरह जो हुगली में भी वो अपना हेडक्वार्टर ला देते हैं। तो ये नीनू दा कोना की यहाँ पे स्टोरी है। अब यहाँ पे आता है फेवरेबल कंडीशन फॉर पोर्तुगीज़, कि पोर्तुगीज़ के पक्ष में कौन कौन सी कंडीशंस रही हैं। तो गुजरात के अलावा जो जहाँ पे भी जितनी भी चीज़ थी उन्होंने अपने अंडर में ले ली। तो जो मोहम्मद बेगार ये रूलर थे नर्दर्न पार्ट के, तो जो यहाँ पे नर्दर्न पार्ट में क्या था, स्मॉल स्मॉल पावर्स में डिवाइडेड था नर्दर्न पार्ट। तो महमूद बेगार को भी जो सिर्फ गुजरात के अलावा पोर्तुगीज़ इन सबको अपने कैप्चर में ले लेते हैं। तो डेक्कन में हम देखा जाए तो डेक्कन में जो ब्राह्मणी किंगडम है वो स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में ब्रेक हो जाती है, और इनमें से कोई भी पावर नहीं है जो मतलब कि अब कोई भी आपस में, क्योंकि किंगडम्स लड़ते हैं ना आपस में, ये लोग लड़ते रहते हैं, हमारे देश के आपस के किंगडम्स छोटे छोटे लड़ते ही रहते। तो क्या है कि कोई ये ध्यान ही नहीं देता, ये आपस में जो लड़ रहे हैं उसको ये ध्यान ही नहीं देता कि कल को कोई विदेशी आ जाए तो हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा सब कुछ ये कैप्चर कर लेते। नहीं, इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं देता, ना वो अपनी नवल स्ट्रेंथ बढ़ाने में ध्यान देते हैं, ना अपनी नवल स्ट्रेंथ को डेवलप करने में ध्यान देते, मतलब वो किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते। तो ये फेवरेबल कंडीशन हो जाती है पोर्तुगीज़ की, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा तो कोई पोर्तुगीज़ के लिए एक रास्ता साफ़ हो जाता है, इसलिए वो सारी चीज़ें वो अपने अंडर में कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो चाइनीज़ इम्पीरियर है, चाइनीज़ शिप्स हैं, जो नेविगेशनल जो चाइनीज़ शिप्स हैं, और जो चाइनीज़ एम्पायर है वो भी मतलब कि वो भी अपने एम्पायर अपनी शिप्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन हो जाती है पोर्तुगीज़ को कि वो इजीली कैप्चर कर ले सब चीज़ें। तो अब जो अरब्स मर्चेंट्स हैं और जो अरब्स के शिप ओनर्स हैं उनमें कोई भी एकता नहीं होती थी, उनमें यूनिटी नहीं होती थी, लेकिन पोर्तुगीज़ में आपस में बहुत यूनिटी थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया में कमज़ोरी भी थी, क्योंकि हमारे इंडिया में लोग आपस में यूनिटी नहीं है, तभी तो पोर्तुगीज़ ने इतनी अच्छे से मतलब कि सब कैप्चर कर लिया। लेकिन पोर्तुगीज़ में बहुत यूनिटी होती थी, वो ये एकजुट करके काम करते थे। तो पोर्तुगीज़ की अब शिप्स बहुत अच्छी होने लगी, लेकिन अरब्स की शिप्स अब कमज़ोर पड़ने लगी। अरब्स की शिप अब इतनी अच्छी नहीं रही और पोर्तुगीज़ की शिप्स अच्छी होने लगी, उसमें बारूद वगैरह ये सब अच्छे से आने लगे और एक अच्छी बड़ी शिप्स बनने लगी।
तो ये भी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है पोर्तुगीज़ की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट। तो अब आगे मैं आपको जो स्पेक्ट्रम का थर्ड पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, पोर्तुगीज़ स्टेट के बारे में पढ़ाऊँगी, और पोर्तुगीज़ लूज फेवर विद द मुगल्स, ये जो टॉपिक कुछ रह गए ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको किसी टर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट भी करिए, और आपको कोई वीडियो में कमी लगी हो तो भी कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड या किसी टर्म से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मतलब कि कमेंट करिए। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।